शालिनी जी की 3 बेटियां थीं और एक बेटा। 2 बड़ी बेटियां रागनी और निशा पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी अपनी घर गृहस्थी है। 3 साल पहले बेटे नितिन की शादी रोशनी से हुई। रोशनी एक आज्ञाकारी और सुशील बहू थी, परंतु शालिनी जी ने कभी अपनी बहू को सम्मान नहीं दिया। हमेशा ही उसे दुत्कार मिली। रोशनी ने कभी इसकी शिकायत भी नहीं की, क्योंकि रोशनी का पति नितिन अपने पिता के साथ परचून की दुकान पर बैठता है और उनके पास आय का कोई अन्य साधन भी नहीं था। रोशनी का पति नितिन भी आज्ञाकारी पुत्र है। अभी 1 हफ्ते पहले शालिनी जी की सबसे छोटी बेटी अनीता का विवाह संपन्न हुआ। अनीता रोशनी की हम उम्र थी और उसकी अपनी भाभी के साथ अच्छी बनती थी। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। सभी रिश्तेदार अपने घरों को लौट गए, परंतु शालिनी जी की दोनों नंदें अभी रुकी हुई थीं। शादी में इतना सारा काम था। रोशनी पर छोटी नंद के विवाह की बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। सभी मेहमानों की आवभगत से लेकर अनीता के पर्सनल कार्य भी रोशनी को ही सौंपे गए थे। रोशनी बहुत थक गई थी, परंतु शालिनी जी अपनी बहू रोशनी से मशीन की तरह काम कराती थीं। रोशनी घर के सभी कार्य निपटा कर थोड़ी देर अपने कमरे में सुस्ताने गई तो शालिनी जी शोर मचाने लगी। अरे रोशनी बहू कहाँ है? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। 1 कप कड़क चाय तो बना दे। रोशनी ने जैसे ही अपनी सास की आवाज़ सुनी, वो तुरंत ही किचन में चाय बनाने चली गई। किचन काफ़ी बड़ा था। किचन के एक कोने में रोशनी की दोनों बुआ सास आपस में बातें कर रही थीं। रोशनी को देखा तो दोनों ने कहा, अरे बेटी, तू भी थोड़ा आराम कर ले। अनीता के विवाह में तुमने बहुत काम किया है। रोशनी अपने दोनों बुआ सास से कहने लगी, आराम कहाँ है बुआ? बुआ जी, आपने देखा नहीं, माँ जी तो अभी भी यही कह रही हैं कि अब मैंने ढंग से कुछ काम नहीं किया। रोशनी की बुआ सास कहने लगी, भाभी के रंग ढंग देखते देखते तो हमारी उम्र गुजर गई। भाभी को तो अपनी सास जल्लाद लगती थी और हम दोनों नंदे जहर की पोटली। इतने में शालिनी जी ने फिर से रोशनी को आवाज़ लगाई, अरे रोशनी कहाँ मर गई? अभी तक चाय नहीं बनी क्या? रोशनी तुरंत ही चाय छानकर अपनी सास शालिनी के कमरे में पहुंची। शालिनी जी चारपाई पर लेटी हुई थीं। उन्होंने कहा, रोशनी चाय रख दे और तेल लेकर मेरे सिर में ज़रा मालिश कर दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। अनीता के विवाह में इतनी टेंशन और काम की भागदौड़ थी कि शरीर जवाब दे गया। रोशनी चुपचाप अपनी सास के सिर में मालिश करने लगी। रोशनी की सास शालिनी जी सिर में तेल की मालिश करवाते हुए बोली, रागनी और निशा को मैंने सोने की चेन दे दी है और दोनों दामादों को नेक में सोने की अंगूठी दी है। रोशनी ने पूछा, माँ जी, आप दोनों बुआ को क्या देंगी? रोशनी की सास का चेहरा लाल हो गया और वो बोली, बिना लिए वो जान छोड़ने वाली भी कहाँ है? अनीता के ससुराल से बहुत सारी साड़ियाँ आई हैं, उन्हीं में से देकर निपटा दूंगी। रोशनी ने फिर से कहा, वो तो ठीक है मम्मी जी, परंतु उनका भी तो मायका है, उन्हें भी तो गोल्ड की ज्वेलरी ना सही कुछ पैसे ही दे देती। शालिनी जी गुस्से में बोली, जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो बुआ का मायका नहीं रहता, भतीजियों का मायका हो जाता है। और तुम ज़्यादा चपर चपर ना करो, मैं अपने आप निपटा लूँगी। तभी शालिनी जी का बेटा नितिन, जो अपनी बहन अनीता को पगफेरे की रस्म के लिए लेने उसके ससुराल गया था, वो वापस आ गया था, परंतु अनीता उसके साथ नहीं थी। नितिन ने आकर अपनी माँ को बताया, माँ, अनीता की बड़ी नंद कनाडा से आई हैं, वो थोड़े दिन अनीता के साथ रहना चाहती हैं। इतनी दूर से बार बार तो आना हो नहीं पाता, इसलिए अनीता के ससुराल वालों ने उसे अभी मेरे साथ नहीं भेजा। कह रहे थे 2-4 दिन में वो खुद ही पगफेरे की रस्म के लिए अनीता को ले आएंगे। शालिनी जी का माथा ठिनका, ये कनाडा वाली तो बड़ी हटीली है, पहली बार गई है मेरी बेटी उस घर में, अभी उसे ससुराल में कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्या पता कैसे रहेगी मेरी बच्ची। तभी शालिनी जी के पति कहने लगे, अरे शालिनी जी, आप रोशनी बहू को तो शिक्षा देती हैं कि ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए, और अपनी बेटी की बात आई तो उन्हें बुरा भला कहने लगी। शालिनी जी अपने पति को भी नहीं छोड़ा और फटकार लगा दी, तुम सीधी बात को उलझाया ना करो और बहू का बहुत अधिक पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लुटिया पानी भी नहीं देगी, बेटियां ही बुढ़ापे में पूछेंगी। रोशनी मन ही मन सोचने लगी, रागनी और अनीता दीदी ना तो सासू माँ की सेवा करती हैं और ना ही सासू जी की सुख सुविधा के बारे में कुछ भी सोचती हैं, फिर भी उन्हें अपनी बेटियों पर कितना मान है। क्या बेटियां ही बुढ़ापा पार कराएंगी? अगले सप्ताह अनीता का पति विकी उसे पगफेरे के रस्म के लिए 1 सप्ताह के लिए मायके छोड़ गया। शालिनी जी ने बेटी के आते ही उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी, अनीता बेटी, तुम्हारी नंदों ने साड़ियाँ तो नहीं हड़प ली? अनीता बोली, नहीं माँ, मैंने खुद ही बड़ी नंद, जेठानी और सासू माँ को एक एक साड़ी दे दी। बेटी की ना समझी थी। शालिनी जी को बहुत बुरी लगी, बोली, इतना समझाकर भेजा था, तुझे तो अकल ही नहीं है। अनीता ने कहा, जब भाभी ब्याह कर आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थीं। रागनी और निशा दीदी ने भी अपने अपने लिए महंगी महंगी साड़ियाँ छाट कर रख ली थीं,
परंतु मैंने तो अपनी नंद और सास के कहने से पहले ही उन्हें दे दी। अपनी इच्छा से दे देना ही सही होता है, इससे क्या फ़ायदा कि चीज़ भी जाए और नाम भी ना हो। शालिनी जी चिढ़कर बोली, इसी तरह लुटाती रहो, सास नंदे तुम्हें एक दिन कंगाल बना देंगी। कह देती हूँ, अभी नई नई शादी है ना, इसलिए तुम्हें सब हरा ही हरा दिखाई देता है, जल्दी ही पता चलेगा। और सास और नंद जहर की पोटली होती हैं। अनीता हंस दी, तो मैं और तुम भी जहर की पोटली हुई। मैं रोशनी भाभी की ननंद और तुम सास। रोशनी भी अपनी नंद की बात सुनकर ज़रा मुस्कुरा दी, परंतु शालिनी जी को रोशनी का मुस्कुराना बहुत बुरा लगा और उन्होंने रोशनी पर जोरदार फटकार लगा दी। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? दिखता नहीं तेरी नंद पहली बार ससुराल से आई है? जाकर चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। शालिनी जी अपनी बहू को नौकरानी से अधिक नहीं मानती थी। रोशनी मायके जाए या ना जाए या फिर कब जाए, ये सब उसकी सास तय करती थी। गर्मियों की छुट्टियों में रोशनी के मायके में उसके भाई बहन एकत्रित होते तो रोशनी का मन बहुत दुखता, क्योंकि वो गर्मी की छुट्टियों में मायके नहीं जा पाती थी। जब कभी रोशनी अपनी सास से मायके जाने के लिए कहती तो शालिनी जी उस पर बरस पड़ती। तुम्हें अब हमारी सुख सुविधा देखनी चाहिए। मेरी बेटियां रागनी और निशा साल भर में गर्मियों की छुट्टियों में ही मायके आती हैं, और इस समय तुम अब मायके चली जाओगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरी बेटियां साल में एक बार आती हैं, और तब भी वो आकर चूल्हा फूकें, ये मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हें अपनी नंदों का कोई ख्याल नहीं, अपने भाई बहनों का बहुत ख्याल है। और रोशनी बेचारी मन मार के रह जाती। रोशनी की दोनों बड़ी नंदें गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ मायके आती तो रोशनी दिन भर किचन में जुटी रहती और उसका पति नितिन बड़े बड़े झोले लेकर बाजार में दौड़ता रहता। रागनी और निशा का पूरा समय सैर सपाटे, अच्छे अच्छे पकवानों की फरमाइशें करने और हंसी ठिठोली में गुजरता था। समय गुजरता चला गया। रोशनी की छोटी ननंद अनीता ने शादी के 1 साल बाद प्यारे से बेटे को जन्म दिया, और रोशनी की सास शालिनी जी ने बेटी के ससुराल भर भर के सामान भेजा। अनीता जब बेटे के जन्म के बाद पहली बार मायके आई तो अपनी माँ और भाभी रोशनी के लिए एक एक साड़ी ले आई। शालिनी जी ने जैसे ही साड़ी देखी, उन्होंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, पर रोशनी की चमची बनने की क्या ज़रूरत है? अनीता ने उदास मन से कहा, माँ, भाभी को भी तो लगे कि उनका भी कोई ध्यान रखता है, वो हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। शालिनी जी ने बेटे को समझाते हुए कहा, बहू की लगाम जितनी कस के रखो उतने की ही कायदे से रहती है। अनीता ने पूछा, पर माँ, भाभी ने तो कभी कोई कायदा नहीं तोड़ा। शालिनी जी बोली, अरे ससुराल में क्या यही बहस करना सीखा है? अनीता बोली, हाँ माँ, मैं बहू बनी हूँ तभी तो पता चला है बहू की भी कुछ भावनाएं होती हैं, वो भी मान सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी नंद तो कनाडा में रहती हैं, परंतु छोटी के नखरे एक से बढ़कर एक हैं, उसकी झूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। ये सुनकर अनीता की माँ शालिनी सदमे में चली गई और चौंकते हुए अनीता से बोली, अनीता, तुम नौकर हो क्या उस घर की? भाड़ में जाए घर गृहस्थी। दामाद जी से कहो तुम्हें अपने साथ अलग घर लेकर रहे, अच्छी पोस्ट पर है, तुम क्यों दब के रहती हो अपनी छोटी नंद से? अनीता ने अपनी माँ से कहा, पर माँ, मैं भी तो बहू हूँ, बहू को तो ये सब करना ही चाहिए, इसी घर में तो सब सीखा है। रोशनी भाभी तो सबसे दबके रहती हैं, कभी कुछ बोलती नहीं। विकी मुझे साथ तो ले जाना चाहते हैं, परंतु मेरी सास कहती हैं कि कुछ दिन उनकी सेवा करने दो, फिर साथ चली जाना। शालिनी जी ने अपनी समधन को 2-4 गालियां सुनाते हुए कहा, अरे तुमने फेरे समधन जी के साथ लिए हैं या उनके बेटे के साथ? तुम उस बुढ़िया पर लगाम कसो। अनीता बोली, नहीं माँ, विकी जी अपनी माँ के सामने मुंह भी नहीं खोलते, अपनी माँ के भगत हैं। तभी अनीता उठकर जाने लगी। माँ, मैं भाभी का काम में थोड़ा हाथ बटा दूं। शालिनी जी ने बेटी का हाथ खींचकर चारपाई पे बिठा लिया। 4 दिन के लिए तो आई हो, आराम करो। अनीता ने अपनी माँ से हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं माँ, यहाँ आदत बिगाड़ लूंगी तो ससुराल में खलेगा। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम ही काम है ससुराल में। शालिनी जी मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मेरी बेटी की हालत तो ससुराल में मजदूरों से भी बदतर हो गई है। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या मिला। अनीता रसोई में अपनी रोशनी भाभी का हाथ बटाने लगी। रोशनी भी अपनी छोटी नंद अनीता से विशेष स्नेह रखती थी। घर में एक अनीता ही थी जो रोशनी के मन की भावनाएं समझती थी। रोशनी अनीता से पूछने लगी, सच कह रही हो क्या अनीता? क्या तुम्हारे ससुराल वाले सच में बहुत खराब लोग हैं? अनीता ने अपनी भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी सास मुझे कभी मायके की कमी महसूस नहीं होने देती, मेरे साथ अपनी बेटियों जैसा व्यवहार करती हैं। मेरी छोटी नंद तो मुझे अपनी बहन मानती है, और सास और नंद दोनों मेरे साथ मिलकर सारा काम करवाती हैं, और विकी जी तो मुझे पलकों पर बिठा के रखते हैं। मैं तो ये देखना चाहती थी कि माँ जैसा व्यवहार आपके साथ कर रही हैं, अगर वैसा ही व्यवहार उनकी बेटी के साथ हो तो उन्हें कैसी आग लगती है। परंतु तुम वादा करो कि माँ को कुछ भी नहीं बताओगी। अनीता नाश्ता करके अपनी माँ शालिनी जी के पास आई तो शालिनी जी ने मुख्य मुद्दा छेड़ दिया।
अनीता बेटा, मैंने नवासा होने पर काफ़ी सामान भेजा था, सास ने तो नहीं हड़प लिया। अनीता बोली, माँ उन्होंने तो नहीं हड़पा, मैंने ही सब कुछ सौंप दिया। आपके दामाद बोले, बेटा हुआ है तो सबको नेक देना भी बनता है। हमने दोनों नंदों को सोने के कंगन और जेठानी को सोने की चैन दे दी। शालिनी जी पर तो जैसे गाज गिर गई। पागल लड़की, कंगाल हो जाएगी तू। सीखो कुछ अपनी दोनों बड़ी बहनों से, कैसे अपने पतियों को मुट्ठी में रखती हैं। अनीता सोचने लगी, औरतों के मन में भी विचित्र होता है। बेटी को पढ़ाती हैं कि पति को मुट्ठी में रखो और बहू पर आरोप लगाती हैं बेटों को मुट्ठी में कर रखा है, हमारी तो सुनता ही नहीं। अनीता ने अपनी माँ से कहा, पति को वश में करने का गुरु मंत्र तो हमें आता ही नहीं। आप ही से सीखा है कि जब भगवान गोद बेटे से भर देते हैं तो सास और नंदों को देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिछले साल जब रोशनी भाभी को बेटा हुआ था तब अपने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे और बड़ी दीदी रागनी को दे दिए थे। नितिन भैया भाभी का इकलौता हार सुनार को दे आए थे और बदले में निशा दीदी और मेरे लिए कानों की झुमकी लेकर आए थे। फिर आपके दामाद तो अच्छी खासी सरकारी नौकरी पर हैं, वो भला अपनी बहनों और माँ को देने में कंजूसी कैसे करते। भैया के पास तो कोई अच्छा रोजगार भी नहीं, फिर भी उन्होंने हमें इतना दिया। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर शालिनी जी की नींद उड़ गई। उनकी दोनों बड़ी बेटियां तो हमेशा ही उनके दिशा निर्देशों पर चलती थी, परंतु ये अनीता कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। अगर ये ऐसे ही बोलती रही तो मेरी बहू रोशनी की भी गज भर लंबी जुबान निकल आएगी। गजब करती है ये लड़की, कोई बात सुनती ही नहीं है। बात आई गई हो गई। गर्मी की छुट्टियों में शालिनी जी ने अपनी तीनों बेटियों को फ़ोन करके बुलावा भेज दिया। शिल्पा निशा दोनों आने के लिए तैयार बैठी थी, परंतु अनीता ने कहा, माँ मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। छोटी नंद और सास बड़ी नंद के पास विदेश गई हुई हैं, अगर आप थोड़ी मदद कर देती तो मुझे आराम मिल जाता। आप रोशनी भाभी और नितिन भैया को 10 दिन के लिए मेरे ससुराल भेज सकती हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आपके दामाद जी को ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। शालिनी जी के सामने बहुत बड़ी विडंबना थी। एक तरफ दोनों बेटियां गर्मियों की छुट्टियां बिताने घर पे आ रही थीं, तो दूसरी ओर बहू और बेटे को छोटी बेटी के पास भेजना पड़ रहा था। अब ऐसे में चूल्हा चौका कौन संभालेगा। अनीता के पिताजी के कहने पर शालिनी जी ने रोशनी बहू और बेटे नितिन को अनीता के ससुराल भेज दिया। रागनी और निशा को जब इस बात का पता चला तो वो दोनों छटपटा गईं। अरे माँ, ये क्या, रोशनी और भैया गायब, अब हम यहाँ भी चूल्हा फूकें। उस अनीता को भी अभी बीमार पड़ना था, घर का इतना सारा काम, और रोशनी थी नहीं। शालिनी जी को तुरंत ही समझ आ गया, रोशनी बहू के बिना ये घर नहीं चल सकता। उन्हें तो काम करने की आदत ही नहीं रही। जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। रागनी और निशा तो किचन में घुसकर कम काम करती, अनीता और रोशनी को अधिक कोसती। जल्दी ही रागनी ने ऐलान कर दिया, माँ हम लोगों को घूमने जाना है, मैं तो कल ही ससुराल वापस जा रही हूँ। शालिनी जी उदास हो गई। निशा भी अपनी बड़ी बहन की चाल समझ गई कि रागनी चतुराई दिखाकर भाग रही है। उसने भी अपनी बेटी के समर कोर्स का बहाना बनाया और ससुराल वापस जाने का कहने लगी। शालिनी जी बोली, अरे बेटी, तुम में से कोई एक तो रुक जाओ, जब तक रोशनी बहू नहीं आती मुझे घर का काम और किचन खाना नहीं बनाया जाएगा, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है। दोनों बहनें एक सुर में बोली, माँ अपनी रोशनी बहू को बुला लो, वही जमकर बैठ गई है, हम नहीं रुक सकते। शालिनी जी के पति ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारी भी अपने ससुराल में जिम्मेदारी और व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का काम हम दोनों संभाल लेंगे, जैसे भी होगा काम चला लेंगे। परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी थीं। ना तो रागनी और निशा को सैर सपाटा करने को मिला और ना ही शालिनी जी ने बेटियों के लिए बहुत अधिक खरीदारी की। खाली घर में 2 प्राणी बचे, शालिनी जी और उनके पति। जब शालिनी जी का घर कोई काम नहीं कर पाती तो पतिदेव ताना मारते हुए बोले कि तुम जिन लड़कियों का गुणगान करती थी वही पीठ दिखा के भाग गईं। तुम औरतों की यही परेशानी है, सेवा तो बहू से लेती हो और देती सब बेटियों को हो। मैंने बार बार तुम्हें कहा था, हमारा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं, यही बुढ़ापे में काम आएंगे, इनसे ज़रा प्यार से बात कर लिया करो। रोशनी बहू सारा दिन काम में लगी रहती है, कभी तो उसकी सराहना कर दिया करो। बहू के आते ही घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर तुमने सारा काम बहू पर छोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम काम करना छोड़ना मत, अब देखो तुमसे ज़रा सा काम भी नहीं हो रहा। शालिनी जी सुनती रहीं। पहली बार शालिनी जी को बेटे बहू का महत्व समझ में आया था। 3 दिन बाद नितिन और उसकी पत्नी रोशनी वापस घर आए तो रोशनी ने सोचा कि माँ हंगामा करेंगी कि यहाँ मेरी बेटियाँ परेशान हो रही थीं और तुम वहाँ मज़े लूट रही थी, लेकिन तस्वीर उसके बिल्कुल उलट थी। शालिनी जी ने बड़े ही नरम स्वर में रोशनी से पूछा, अनीता ठीक है, अब कैसी है तबीयत उसकी? रोशनी चहकते हुए बोली, जी माँ जी, अनीता बिल्कुल ठीक है। फिर शालिनी जी उठकर किचन में जाने लगी और रोशनी से कहा, बेटी तुम लोग हाथ मुँह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ।
रोशनी और नितिन अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान थे। वो दोनों मन ही मन सोचने लगे कि अनीता बहन की योजना सफल हो गई। वास्तव में अनीता बीमार नहीं थी, वो अपने पति के साथ 10 दिन के लिए गोवा घूमने गई थी और उसने अपनी भाभी और रोशनी भाई नितिन को अपने ससुराल बुला लिया कि भैया भाभी तुम मज़े से यहाँ रहो, मेरे ससुराल में कुछ दिन आराम करो। रोशनी ने तुरंत ही अपनी सास को कुर्सी पर बिठा दिया और कहा, नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आपको कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बैठिए, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। रोशनी रसोई में चली गई। शालिनी जी सोचने लगी, अगर थोड़ा सा समय और थोड़ा सा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां भी अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा अपनी हो जाती हैं। इस प्रकार अनीता ने अपनी माँ को वही बहुरूपी हीरे का महत्व बता ही दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।